नमस्ते बच्चों, हम क्षितिज पुस्तक से 3 पाठ पढ़ चुके हैं। अब ये चौथा पाठ पढ़ेंगे। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। इस पाठ की लेखिका हैं चपला देवी। अब हम लेखिका परिचय पढ़ेंगे। चपला देवी दिव्यवेदी युग की लेखिका हैं। दिव्यवेदी युग से अभिप्राय है कि जिस समय में जिस भी कवि या लेखक की कविताएं या लेख प्रसिद्ध होते हैं, उसी कवि या लेखक के नाम पर वह युग जाना जाता है। तो ये चपला देवी जो लेखिका हैं वे दिव्यवेदी युग की लेखिका हैं। इनके कृतित्व तथा व्यक्तित्व के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं है। जिस प्रकार से प्रेमचंद या और भी जो कवि या लेखक हैं उनके बारे में हमें बहुत सारी कविताएं या लेख के बारे में पता होता है कि ये लेख और कविताएं इन कवियों के द्वारा, लेखकों के द्वारा लिखी गई हैं। लेकिन चपला देवी ने क्या लिखा या इन्होंने क्या काम किया, इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में पुरुष लेखकों ने बढ़ चढ़कर लिखा। तो कवि और लेखकों ने बहुत सब कुछ लिखा, कविताएं लिखी, लेख लिखे आंदोलन के बारे में, लेकिन महिलाएं भी पीछे नहीं रही। लेकिन महिलाओं का भी इस क्षेत्र में वह भी पीछे नहीं रही। उन्होंने भी आंदोलन के बारे में कविताएं और बहुत से लेख लिखे। अनेक महिलाओं ने अपने अपने लेखन कार्यों से स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया। जिस प्रकार से वह अपने लेख और कविताओं के द्वारा उन्होंने भी आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपना सहयोग दिया। ऐसी महिला लेखिकाओं में चपला देवी भी शामिल हैं। तो ये लेखिका भी जो चपला देवी हैं वो उन्होंने भी इस आंदोलन में अपने लेख वगैरह लिखे। अब हम पाठ में आए मुख्य पात्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैना के बारे में। मैना इस पाठ की मुख्य पात्र है। यह नाना साहब की बेटी है। नीडर बालिका, अपने महल से स्वाभाविक प्रेम और इसे अपने महल में जहाँ ये रहते थे उससे बहुत प्यार है। तर्कशील या तार्किक, विचार करने वाली और अपनी बात को सामने रखने वाली है। अपने तर्कों से सेनापति हे के मन में करुणा जगाई और यह अपनी बातों के द्वारा सेनापति हे के बारे में के मन में दया भावना पैदा करती हैं। साहसी हैं, स्वाभिमानिनी और वीरांगना है, साहसी हैं। तो ये है मैना का चरित्र। और फिर है मैना की सखी मैरी, जो कि मुख्य सेनापति हैं हे, उनकी बेटी है। और ये अंग्रेजों के एक बहादुर सेनापति हैं। और मैना की सहेली है मैरी। मैना की बात सुन मन में करुणा जगी। मैना ने कुछ बातें अपनी सहेली के बारे में सेनापति हे को बताई। तो उन बातों को सुनकर सेनापति हे के मन में दया भावना पैदा हुई और दयालु संवेदनशील मैना को माफ करने के पक्ष में, और उनको लगा कि मैं मैना को माफ कर दूं। फिर उसके बाद हैं तीसरे जो पात्र हैं जनरल आउटरम, प्रधान सेनापति। ये सभी सेनापतियों के प्रधान सेनापति हैं। पाषाण हृदय वाले हैं। पाषाण का अर्थ है पत्थर, पत्थर जैसी कठोर दिल वाले जनरल आउटरम के दिल में सभी भारतीयों के लिए नफरत है। ये सभी के भारतीयों के लिए इनके दिल में नफरत की भावना थी। अब हम पाठ शुरू करेंगे। सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। तो हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ है, लेकिन उससे पहले बहुत सी लड़ाइयाँ होती थी जिसमें हमारे भारतीय लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों के अधीन रहते थे, लेकिन वो चाहते थे कि हमारे देश को आज़ादी मिले।
तो वो समय समय पर जब भी वो कोई इस तरह की बात होती तो वो उनसे उस बात के विषय में कुछ कहते तो उनकी लड़ाइयाँ हो जाती थी। तो इसमें जब धुंधु पंत नाना साहब जो थे वो इस तरह का कोई विद्रोह था तो वो वहाँ से कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे, वहाँ से वो जाने लगे तो अपनी बेटी को साथ नहीं ले जा पाए, वो जल्दी में थे और वो निकल गए। देवी मैना बिठुर में पिता के महल में रहती थी। जो देवी मैना थी वो अपने पिता के महल में बिठुर में रहती थी। बिठुर एक जगह का नाम है, जिस तरह से कानपुर एक जिला है उसमें ही एक जगह है बिठुर। तो वह वहाँ अपने पिता के साथ रहती थी। पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। तो जब विद्रोह हुआ, अंग्रेजों ने उनके साथ बहुत ही दुष्टता के साथ व्यवहार किया और उन्होंने जो मैना थी वह निर्दोष थी, लेकिन फिर भी उसको अग्नि में जला दिया गया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। कानपुर में अंग्रेजों की और भारतीयों की लड़ाई हुई नाना साहब के साथ, और फिर वह बिठूर की ओर निकल पड़े। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया अंग्रेजों ने, और लेकिन उनको वहाँ उनकी कम ही संपत्ति हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहाँ तोपें लगाई, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदरी बालिका आकर खड़ी हो गई। अंग्रेजों ने निश्चय कर लिया था कि नाना साहब के महल को नष्ट कर दिया जाएगा। तब उन्होंने सैनिक दलों ने वहाँ पर तोपें महल को नष्ट करने के लिए लगा दी गई। तो बरामदे में से एक बहुत सुंदर लड़की वहाँ आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहाँ कहीं दिखाई न दी थी। वह उस छोटी बच्ची को देखकर इतने हैरान हुए, उन्होंने सोचा कि जब वह महल में लूटपाट मचा रहे थे उस समय वह बालिका उन्हें कहीं नजर नहीं आई। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्प वयस देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती है। उस बालिका को वहाँ बरामदे में देखकर अंग्रेज सेनापति को उसने बालिका ने गोले बरसाने के लिए मना, तो उसका दया से भरा हुआ मुंह और बहुत ही कम आयु देखकर सेनापति को भी उस बच्ची पर दया आ गई। सेनापति ने उससे पूछा कि तुम क्या चाहती हो। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया। उस बच्ची ने अंग्रेजी भाषा में ही उसका जवाब दिया, क्या आप कृपया इस महल की रक्षा करेंगे। तो उसने कहा, निवेदन किया कि आप इस महल की रक्षा कर सकते हैं। फिर सेनापति पूछते हैं बालिका से, सेनापति क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है। तो सेनापति कहते हैं कि इसमें से तुम्हारा क्या अभिप्राय है, क्यों आप ऐसा चाहती हो। बालिका, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है। तो वह बालिका कहती है कि इस मकान को गिराने में आपको क्या मिलेगा। सेनापति, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान था, सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। सेनापति कहता है कि ये मकान जो है ये विद्रोही नेता नाना साहब का रहने की जगह थी, सरकार ने इसे नष्ट करने की आज्ञा दी है, कि सरकार ने इस तरह का आदेश दिया है कि यह मकान नाना साहब का है, इसे नष्ट किया जाए। बालिका, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने
आपका क्या अपराध किया है? तो बालिका कहती है कि मान लिया कि जिन्होंने आपके साथ युद्ध किया है, जिसके साथ आपकी लड़ाइयाँ हुई हैं, जिन्होंने आपके प्रति शस्त्र उठाए हैं, वे दोषी हैं, मान लिया। पर जो जड़ मकान है उसने क्या अपराध किया है? मेरा उद्देश्य इतना ही है। वह कहती है कि मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, कि क्योंकि वह उसकी रहने की जगह थी, तो रहने की जगह से हर एक मनुष्य को अपनी जगह जहाँ रहता है उससे लगाव होता है, वह जगह उसको प्यारी होती है। इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ। तो इसीलिए वह कहती है कि इसीलिए मैं इस जगह के लिए प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए, कि इस मकान को न तोड़े आप और इसकी रक्षा। पति को दुख होता है क्योंकि वह बच्ची की इस तरह से बातें सुनता है, और लेकिन उसे उसका कर्तव्य होता है कि उसको मकान गिराना ही पड़ेगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं। तो वह बालिका सोचती है कि इस तरह की बातें वो निकाल के बताती है कि क्या पता ये बातें सब सुनकर उसका मकान बच जाए। तो वो कहती है कि आपकी प्यारी कन्या मैरी मैं और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। वह कहती है कि मैरी और मैं दोस्त थी और बहुत हमारी गहरी मित्रता थी। कई वर्ष पूर्व मैरी मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी कि हम दोनों एक दूसरे के घर जाते थे, एक दूसरे से बातचीत करते थे और हम दिल से एक दूसरे की अच्छी दोस्त थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे, क्योंकि वह उसकी दोस्त होती है तो उसके जो पिता हैं वह उसे अपनी बेटी समझकर ही प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। तो वह इस तरह की बातें उनको याद दिलाती है। मैरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी। वह कहती है कि मुझे मैरी की मृत्यु का भी समाचार मिला और मुझे बहुत दुख हुआ। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। तो वह इस प्रकार से ये सारी बातें सेनापति हे को बताती है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। तो वह इन बातों को बताने के बाद वह सेनापति हे जो हैं वह उसको पहचान लेते हैं कि यह नाना साहब की बेटी कन्या है। सेनापति हे कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मैरी की सहचरी हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूंगा। सेनापति हे ये सभी बातें सुनते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहचान लिया और कि तुम मेरी बेटी मैरी की दोस्त हो, लेकिन मैं सरकार का नौकर हूँ और मुझे उनकी सारी बातें माननी पड़ेंगी और वह जो भी कहते हैं हमें करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारा जो महल है वह बच जाए। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउट्रम वहां आ पहुंचे और उन्होंने बिगड़कर सेनापति हे से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? तो जब मैना और सेनापति की बातचीत हो रही थी, उसी बीच में सेनापति जो मुख्य सेनापति होते हैं आउट्रम, वो वहां आ जाते हैं और एकदम से गुस्से में वह सेनापति से कहते हैं कि तुमने अभी तक इस महल को तोप से नष्ट क्यों नहीं किया है? सेनापति हे ने विनय पूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है? सेनापति हे हैं वो आउट्रम से कहते हैं कि मैं इस महल को नष्ट करने की चिंता में ही हूँ, लेकिन क्या आपसे निवेदन करता हूँ कि क्या ये महल बच सकता है? आउट्रम, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं। आउट्रम कहते हैं कि यह गवर्नर जनरल की आदेश के बिना ऐसा नहीं हो सकता। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है, क्योंकि नाना साहब अंग्रेजों के एक बहुत विद्रोही, उनके साथ बहुत विद्रोही थे वो,
नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव हो, तो उनके महल पर वह बिल्कुल भी दया नहीं दिखा सकते। सेनापति है तो लॉर्ड कैनिंग को इस विषय का एक तार देना चाहिए। तो वो कहता है कि इस तरह से जैसे तार एक मैसेज की तरह से है कि उनको यह सूचना भिजवानी चाहिए। आउटरम, आखिरी आप ऐसा क्यों चाहते हैं? तो आउटरम उनसे सेनापति है से पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो? हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। तो वो कहता है कि हमें आदेश मिला है, हम इस महल को नष्ट किए बिना नहीं रुक सकते और नाना साहब की लड़की को हमें गिरफ्तार करने के आदेश मिले हैं, तो हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। सेनापति है मन में दुखी होकर वहां से चला गया। इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज से सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं चला। तो सेनापति हैं वो दुखी होकर चले गए वहां से, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ऐसा नहीं हो सकता कि वह महल बच जाए। और जनरल आउटरम ने अपने सारे अंग्रेज सैनिकों को आदेश दे दिए और महल के फाटक तोड़ दिए और सारे अंग्रेज सैनिक जो है वो महल के अंदर घुस गए और मैना को खोजने लगे। लेकिन फिर यह आश्चर्य की बात है कि महल में कहीं भी मैना का पता नहीं चला कि वह कहाँ है। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया जिसका आशय इस प्रकार था। उन्होंने लॉर्ड कैनिंग के पास एक तार भेजा था, तो उस तार का अब जवाब आता है जिसका आशय इस प्रकार था, जिसका अभिप्राय इस प्रकार था। उन्होंने इस तरह से उस मैसेज का जवाब दिया। लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए। तो नाना साहब के जो वहाँ का मंत्रिमंडल था लंदन का, उन्होंने ये बोल दिया कि नाना साहब की एक एक निशान मिटा देना चाहिए कि उनका कोई भी नामो निशान न रह जाए। इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के खिलाफ कोई भी काम नहीं हो सकता, ये सब कुछ हमें नष्ट करना पड़ेगा। उसी क्षण क्रूर जनरल आउटरम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। तो इस बात का ही आदेश मिलने की इंतजार था और नाना साहब के जो बहुत बड़ा महल था उस पर तोप के गोले बरसने शुरू हो गए। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया, वह महल नष्ट कर दिया गया। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को यह एक लेख में लिखा गया। बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। तो लंदन का एक प्रसिद्ध अखबार था टाइम्स, उस अखबार में लिखा गया कि बहुत दुख की बात है कि भारत सरकार, यानी कि उस समय ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार एक ही थी, क्योंकि भारत सरकार पर भी ब्रिटिशरों का ही शासन था, तो उसे भारत सरकार ही कहा जाता था। तो वो कहते हैं कि ये बहुत दुख की बात है कि वह नाना साहब को नहीं पकड़ पाए और उन अंग्रेज जाति का उस पर बहुत क्रोध था, बहुत गुस्से में थे, लेकिन फिर भी वह नाना साहब को नहीं पकड़ पाए। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग न भूलेंगे। तो उन्होंने कहा कि वह हत्याकांड हुआ था, तो उन्होंने कहा कि जब तक हमारे शरीर में जान है, खून है, तब तक हम अंग्रेजों की हत्याकांड, जो लड़ाई हुई थी अंग्रेजों के साथ, उसका हम बदला लेके रहेंगे, हम उस चीज को नहीं भूल सकते। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर टॉमस हे की एक रिपोर्टर बड़ी हंसी हुई, रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। तो उस पार्लियामेंट का हाउस में जो एक सभा चल रही थी, उसमें उसकी रिपोर्ट पर बहुत मजाक बनाया गया कि नाना साहब जो कि हमारे
विद्रोही नेता हैं हमारे साथ, जिनकी बहुत शत्रु के समान हमारे संबंध हैं, और यह उनकी बेटी के प्रति दया भावना दिखा रहे हैं। हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है। जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, उसकी कन्या के लिए क्षमा। अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। तो जो लंदन में रहने वाले अंग्रेज लोग थे, उन्होंने हे का मजाक किया कि जिस नाना साहब ने अंग्रेज नर नारियों को मारा और उसकी कन्या के लिए क्षमा मांग रहे हैं सेनापति हे। तो इस तरह से उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था में आकर सर टॉमस महाराष्ट्र की एक छोटी बालिका के सौंदर्य पर मुग्ध होकर अपना कर्तव्य भूल गए, जबकि ऐसा नहीं था, क्योंकि वह उसकी बेटी की दोस्त थी, तो वह उसकी बेटी के समान थी। लेकिन उन्होंने उसका इस तरह से मजाक उड़ाया। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहां कहीं मिले मार डाला जाए। तो उन्होंने कहा कि नाना साहब की कोई बेटी, बेटा या कोई भी उनका संबंधी मिले तो उसको मार डालो, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि नाना साहब का नामो निशान नहीं रहना चाहिए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ, उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। तो उन्होंने इस तरह से मजाक उड़ाया कि प्रेम हुआ जिस कन्या से, उसको फांसी पर लटका दिया जाए। सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्जवल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नावशिष्ट प्रासाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। तो सन 1857 में सितंबर के महीने में आधी रात को, चांदनी रात होती है, उस समय वह एक छोटी बालिका सफेद चमकते हुए वस्त्र पहने हुए नाना साहब का जहाँ महल नष्ट हुआ था, उस महल के ढेर पर बैठकर रोती हुई दिखाई दी। पास ही जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी हुई थी, और उसी महल के पास जनरल आउटरम की सेना ठहरी हुई थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज सुनकर वहां आ गए, क्योंकि रात के समय बिल्कुल शांत होता है, तो उस समय उस छोटी बच्ची की रोने की आवाज आती है। तो उसको सुनकर कुछ सैनिक वहां पर पहुंच जाते हैं। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे रही थी। तो सैनिकों ने उस बालिका से कुछ पूछना चाहा, लेकिन उसने उन बातों का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउटरम भी वहां पहुंच गया। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओ यह नाना की लड़की मैना है। तो जनरल आउटरम है वो बहुत गुस्से वाले थे, और वो वहां पहुंच गए और उसको देखकर पहचान लेते हैं, और वो बोलते हैं कि अच्छा ये नाना साहब की बेटी मैना है। पर वह बालिका किसी और न देखती थी और न अपनी चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी, और वह ये सभी बातें उनकी सुन रही थी, लेकिन वह उनकी ओर नहीं देखती थी और जरा भी वह उनसे डर नहीं रही थी। जनरल आउटरम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया है। जनरल आउटरम आगे बढ़ते हैं और उसकी तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं कि अंग्रेज सरकार ने मुझे आदेश दिया है, इसलिए मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूँ। मैना उसकी मुंह की ओर देखकर आर्त स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आज मैं यहाँ जी भर कर रो लूँ। तो मैना कहती है कि मुझे उसके मुंह की ओर देखकर, मैना उसके मुंह की तरफ देखकर दुख भरी आवाज से बोलती है, मुझे कुछ समय दीजिए। वह कहती है कि थोड़ी देर रुक जाइए, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं जी भरकर रो लूं। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी न होने दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। तो पत्थर दिल वाले जनरल ने उसकी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं की और उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी डाल दी और वह कानपुर के किले में उसको लाकर कैद कर दिया गया। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेता महादेव चिटनवीस ने के बाखर पत्र में छपा था। महाराष्ट्र के इतिहास के रचयिता
महादेव चिटनविश ने बाखर उनका जो पत्र था उसमें इस प्रकार का लेख छाप दिया था। कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। उन्होंने उस लेख में लिखा कि एक अत्यधिक अग्नि, बहुत तेज आग में उसको मैना को उसमें डाल दिया और उसको जलाकर राख कर दिया। इस अग्नि को शांत और इस अग्नि में इस अनोखी बालिका को जलती हुई देखकर वहां जो सभी लोग देख रहे थे, उन्होंने सभी ने उसको देवी समझकर सब लोगों ने उसे प्रणाम किया। हमारा पाठ 4 यहीं समाप्त होता है और अगली कक्षा में हम प्रश्न अभ्यास करेंगे।